कि हजारों महफिलें देखी, लाखों मेले देखे, कि हजारों महफिलें देखी और लाखों मेले देखे, पर बिन तुम्हारे सब अकेले देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है बहुत सारा कानूनी ज्ञान, जिसकी वजह से आपके जीवन में हो जाते हैं बहुत सारे सुधार। और ये सुधार करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। आज हमने जो टॉपिक सोच रखा है वो है शादी। कानूनी तौर पर शादी क्या होती है और कानून के लहजे में शादी का क्या मतलब होता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले तो सभी आपके देखने वाले दर्शकों को मेरा प्रणाम। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, जैसा कि हम समझते हैं, सोसाइटी में हमें मालूम है। अगर कानून की नज़र में देखें तो बहुत सारी कम्युनिटी हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियन हैं। इन सभी की वैलिडिटी जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हिंदुओं की आप देखोगे तो शादी में जब सप्तपदी हो जाती है, 7 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर उसको लीगली मैरिज कह दिया जाता है, तो उसको शादी कंप्लीट हो गई वहाँ पर। जी। मुस्लिम्स में निकाह है, जब वो 3 जो है उसमें कबूल कर लेते हैं, कबूल करके तो फिर वो लीगली वैलिड हो जाती है। ऐसे क्रिश्चियंस में होता है। तो जब वो एज पर लॉ कंप्लीट हो जाती है, जो भी उसके पर्टिकुलर लॉ में कहा गया है, तो वो शादी वैलिड मानी जाती है। हाँ सर जी। कानून के तहत शादी को कब शादी माना जाता है? एक पब्लिकली शादी की जाती है या शादी किसी कोर्ट में की जाती है या किसी आर्य समाज मंदिर में की जाती है? किसको वैलिड शादी माना जाता है? देखिए, जैसे अगर हिंदू की मैं बात करूं तो शादी वो कहीं पर भी कर रहा हो, चाहे वो शादी मंदिर में भी कर सकता है, चाहे वो आर्य समाज मंदिर में भी, आर्य समाज मंदिर भी मंदिर ही है, तो वो मंदिर में भी शादी कर सकता है, आर्य समाज मंदिर में भी कर सकता है। कोर्ट का प्रोसीजर भी है, कोर्ट में भी जाके शादी कर सकता है रजिस्ट्रार के सामने। शादी में जब 7 फेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको जो है कानूनी रूप से पूर्ण शादी माना जाता है। ये उसमें शादी होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई भी शादी होगी उसमें 7 फेरे, लेकिन कोर्ट मैरिज होती है तो उसमें फेरे नहीं होते? कोर्ट मैरिज में रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर होते हैं और वो भी शादी कराते हैं। अच्छा जी। तो वो भी वैलिड शादी माना जाता है? वैलिड शादी मानी जाती है, एज पर लॉ होता है, कानून के मुताबिक होता है। हिंदुस्तान में बहुत तरीके से शादी की जाती है, जिसमें से आर्य समाज मंदिर को भी एक मान्यता दी गई है शादी करने के लिए। जी। आर्य समाज मंदिर का जो सर्टिफिकेट होता है, शादी का सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, उसके बाद क्या रजिस्ट्रेशन कराने की और जरूरत पड़ती है? देखिए, आर्य समाज मंदिर जो हैं वो पहले तो एक एक्ट के थ्रू बने हैं, कानून के थ्रू बने हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट देने की पावर नहीं है। अच्छा। अब ये रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बड़ा क्लैरिफाई करके कहा है कि आर्य समाज जो मंदिर है वो शादी तो करा सकता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट देने के लिए कैपेबल नहीं है। अच्छा। सर्टिफिकेट जो है, रजिस्ट्रेशन, वो हमेशा गवर्नमेंट देगी। तो जो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। उसके लिए जो जजमेंट है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको पब्लिकली चला भी सकते हैं। अच्छा जी। कानून की नज़र में जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 1955 से पहले जो है हिंदुओं में भी कई शादियां लोग करते थे, एक के बाद दूसरी, एक के रहते हुए दूसरी, तीसरी। लेकिन 1955 में एक एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट। 1955 में ये चीज़ फिर कंफर्म कर दी गई कि सिर्फ एक शादी होगी जी, और दूसरी शादी अगर जीते जी करते हैं तो उसमें बाइगेमी का चार्ज बनता है, जो पनिशेबल ऑफेंस भी है। अच्छा। तो उस तरीके से फिर कहाँ पर कौन शादी कर सकता है, क्या रिलेशन में नहीं आना चाहिए, किससे शादी हो सकती है, किससे नहीं हो सकती है, इनवैलिड मैरिज कौन सी होती है, या शादी होने के बाद वो वैलिड ही नहीं है वो कौन सी होती है, वॉइड मैरिज क्या होती है, ये सब कुछ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, बिल्कुल विस्तार से समझाया गया है। सर, जब फैमिली में एक शादी होती है तो वहाँ पर कानून कुछ नहीं होता, अपने तरीके से शादी करते हैं, अपने लोग होते हैं, शादी का फंक्शन होता है शादी। लेकिन जब यही केस कोर्ट में पहुंचता है तो वो शादी के सबूत मांगते हैं, तो वो जो सबूत होते हैं वो क्या रखने होते हैं? देखिए, जब किसी की भी शादी होती है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, और ये चीज़ें ना भी हों तो उसमें एक पंडित तो कॉमन होता है जी, पंडित होता है, और दोनों तरफ के वर वधू पक्ष के जो हैं वो कुछ रिश्तेदार होते हैं। तो यही लोग जो होते हैं वो शादी को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले पंडित जी हैं वो ये कहते हैं कि हाँ जी, मैंने शादी कराई है, 7 फेरे मैंने कंप्लीट कराए जी, जो कि उसकी हिंदू मैरिज एक्ट की रिक्वायरमेंट है शादी कंप्लीट होने के लिए। तो ये सब प्रूफ होते हैं। आपका जो है फोटो हो गया, आपकी वीडियो हो गई, या आपकी जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो शादी को प्रूफ करेंगे बेसिकली। कई बार कोर्ट में कहा जाता है कि आर्य समाज की जो शादी है वो वैलिड नहीं है, या फिर आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो लेके आइए, या फिर शादी के वो फोटोग्राफ्स या लेके आइए। तो
कोई अगर ऐसे शादी करता है कोई जोड़ा बाहर जाके, जो फैमिली की मर्जी से नहीं, कई बार ऐसे शादी करनी पड़ती है, तो उन्हें क्या एविडेंस अपने पास रखनी चाहिए? देखिए, जब किसी की शादी हो जाती है, शादी जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शादी तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, कहीं पर भी आप शादी कीजिए, 7 फेरे कंप्लीट होने चाहिए और जो ड्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप मैरिज को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। आप जब मैरिज को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो सर्टिफिकेट आप कहीं यूज़ कर सकते हैं जी। बट मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि एक जजमेंट में ये भी कहा गया है एपेक्स कोर्ट के थ्रू कि जो मैरिज का सर्टिफिकेट है वो भी शादी प्रूफ नहीं करता। अच्छा, तो ये बड़ी एक कमाल की बात है। तो इसलिए 7 फेरे, जो मैं बार बार जिस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि 7 फेरे होने ही जरूरी है और वही हमें प्रूफ करना होता है कोर्ट में कि 7 फेरे हुए हैं, मतलब शादी कंप्लीट हुई है। तो सर फेरों के लिए तो कुछ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ चलेगी या वीडियोग्राफी होगा? वीडियोग्राफी चलेगी या फिर ओरल एविडेंस में जो वहाँ पे लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ हमने देखा है, या जो पंडित हैं वो कहेंगे हाँ जी मैंने कराई है। अच्छा, तो देखिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 7 फेरे करने हैं, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज और साथ में कानून भी ये कहता है कि आपके 7 फेरे होने चाहिए। तो अगर आप शादी का कोई रजिस्ट्रेशन किया है या कैसे भी शादी की है तो आप 7 फेरे भी लें, जिससे कि आपकी शादी भगवान की नज़र में और कोर्ट की नज़र में भी सच मान जाए। सर, भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी की जो उम्र है वो क्या है, लड़के की और लड़की की? देखिए, लड़की की उम्र मिनिमम 18 होनी चाहिए और लड़के की उम्र जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए शादी करने के लिए, तभी वो वैलिड शादी की एज मानी जाती है। सर 18 से आपने कहा कि 18 पूरी होनी चाहिए या 18 में आएगा तो चलेगा? नहीं, कंप्लीट होनी चाहिए। जिस दिन शादी करना है उस दिन 18 कंप्लीट हो। इट मीन 19 में एंटर हो जाना चाहिए। राइट, 19 में होना चाहिए। और लड़का 22 में एंटर हो जाना चाहिए। 22 में एंटर होना चाहिए। करेक्ट। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें कई बार उम्र कम होती है और वैसे आपकी उम्र आप ज्यादा मान के चल रहे होते हैं, लेकिन एविडेंस शायद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ही माना जाता है। या इस तरह का कोई और सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है, वो भी डेट ऑफ बर्थ के काम आता है। राइट, उसमें एज लिखी होती है। सर कई बारी छोटी उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो उसके प्रति क्या कानून है? शादी वैलिड मानी जाएगी या नहीं? नहीं, देखिए शादी इनवैलिड है कंप्लीट अगर 18 से एज कम है। उसके लिए फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो बनाया गया है, उसमें फिर पनिशेबल ऑफेंस है वो। अच्छा, तो शादी 18 से पहले नहीं होती है किसी भी कंडीशन में, अदरवाइज फिर पनिशमेंट मिलेगी दोनों ही पक्ष को। जी सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शादी एक अपने आप में फंक्शन होता है, जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जिसके बाद जीवन बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे में जब एक लड़का शादी करता है तो उसको क्या पता होना चाहिए कि शादी के बाद आखिरकार उसकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? देखिए, जब शादी हो जाती है तो वैसे तो एक दूसरे की जिम्मेदारियां होती हैं, हिंदू रीति रिवाज के अंदर एक दूसरे को वचन दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है एज पर कस्टम्स जी। बट दोनों की जिम्मेदारी होती है। लड़के की जिम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को, सर स्पेसिफिकली पहले लड़के की बताएं क्योंकि लड़कों को ये बहुत जरूरी है जानना कि शादी तो कर ली लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी है और लड़की के प्रति क्या बनती है, उसके परिवार के प्रति क्या बनती है। देखिए, लड़के की जो ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो ये होती है कि जो लड़की उसके घर पे आई है उसकी प्राइम जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करे। रक्षा दोनों सूरतों में करे, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए और उसको कोई बाहर वाला परेशान भी ना करे, उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, उसके साथ कोई दहेज की प्रताड़ना ना हो, उसके साथ किसी भी टाइप की कोई प्रताड़ना ना हो और उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करे। क्योंकि वो दूसरे घर से आपके घर आई है तो वो उसके अंदर वो कैपेसिटी कम है कि वो एकदम से जो है उस घर के अंदर सेटल हो जाएगी, बल्कि आपको उसको कंफर्टेबल फील कराना है तो वो धीरे धीरे सेटल हो। ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़की काम करती है या नहीं करती, क्या लड़की की जिम्मेवारी है उसको खाना पीना रहना खाना देना, या फिर लड़की को वो कह सकता है कि नहीं अपनी जिम्मेवारी आपको निभाओ? नहीं, देखिए दोनों की जिम्मेवारी होती है। जैसे भी लड़के की जिम्मेदारी बताई वैसी लड़की की ड्यूटी है कि जिसके लिए वो घर पर आई है। अब हमारे हिंदू समाज में तो बहुत बड़ा एक रोल होता है वाइफ का घर के अंदर, वो घर की लक्ष्मी होती है। तो उसका ये रोल होता है कि वो अपने हस्बैंड को टाइम पर खाना बना के दे और जो जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की वो संभाले, बाल बच्चों को देखे, उनके बूढ़े माँ बाप हैं उनको देखे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो वो सारी चीज़ों को करते हुए उसकी अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। सर स्पेसिफिकली मेरा प्रश्न ये भी था कि लड़के की जिम्मेवारी आपने बताई, अब लड़की की भी जिम्मेवारी बताएं, क्योंकि शादी से पहले हर लड़की को पता होना चाहिए कि मैं अभी तक जिस तरीके से जी रही थी अब वो जीवन बदलने वाला है। दूसरे घर जाके जहाँ पर मेरे पति का घर है वहाँ पर मुझे किन किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है और कानून के तहत। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद क्या होती है ये कहीं पर भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एज पर लॉ कि ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टम में छुपी होती है कि जैसे मान लीजिए हिंदू में हिंदू के जो कस्टम्स हैं कि जब कोई लड़की है वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे कि
अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार रखना, बाकी घर लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखना, छोटी मोटी बातें होती हैं उसको इग्नोर करो, जिससे कि आपका जो है घर परिवार अच्छा चले। और एक ही एक ही पति का होके रहना, किसी दूसरे के साथ कोई गलत रिलेशन में मेंटेन करना, इस टाइप की चीज़ें ना हो, तो इससे जो है वो सुख समृद्धि घर में रहती है और प्रॉब्लम क्रिएट खत्म होती है। सर मैं देखता आया हूँ कि आपके पास सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं वो फैमिली केसेस बहुत होते हैं जी। आपका शादी को लेके क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि शादी से पहले क्या चीजों को ध्यान रखना है और शादी के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि उन्हें जिंदगी में कानूनी अड़चने ना आए? देखिए, मैट्रिमोनियल रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है ईगो प्रॉब्लम जी। पार्टीज के अंदर हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि उसने कुछ कहा तो कहा क्यों मुझे और मैं भी कहूँगा उसको, तो वो एक की दो बातें कहते हैं। अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो वाइफ उसको एक बात उधार नहीं देगी, वो दो और कहेगी। तो उससे क्या होता है कि डिस्प्यूट बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति जो दूरियां हैं वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर आप लोग बड़ों की सलाह भी नहीं लेते, आजकल ये हो गया है, कोई बड़ों की सलाह लेगा नहीं, घर में किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, उसमें ज्वाइंट फैमिली पर आजकल लोगों को रहना जो है अच्छा नहीं लगता है, तो परिवार जो है सिकुड़ गए हैं, छोटे हो गए हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग होते नहीं हैं। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े बुजुर्गों से राय नहीं लेता, फिर उसको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर वो लॉयर की जो है वो राय लेते हैं। मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ऐसे ही डिस्प्यूट जो होते हैं वो छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती हैं, वो एक दिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का रूप ले लेती हैं। उसी में फिर जो है आपके 498 के केस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, ये सब चीज़ें उसमें चलती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास आने से, अर्थात एडवोकेट के पास आने से पहले भी सुलझी हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। हम लोग ये देखते हैं उन मैटर्स के अंदर कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती है, कि किसी ने ट्राई नहीं किया कि उनको उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। इसीलिए कोर्ट भी क्या करती है कि उस मैटर्स को एक बार जो है मीडिएशन में भेजती है या फिर काउंसलर के पास भेजते हैं, ताकि एक प्रॉपर काउंसलिंग हो और अगर कहीं पर गुंजाइश है तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच सर, बड़ी सारी चीज़ें आपने बताई और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मुझसे कोई प्रश्न रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि आप हमारा ये प्रश्न लीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि अगले एपिसोड में हम आपका वो प्रश्न लें। शादी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसे सोचिए समझिए तभी शादी करिए, और करने के बाद जैसी भी उसे निभाना भी सीखिए, क्योंकि अभी वकील साहब ने बताया कि हर चीज का सॉल्यूशन है बैठ के, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को जान के, और आपको शादी के साथ साथ अपना ईगो भी त्यागना होगा, तभी जीवन में शादी सफल हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बड़ी सारी बातें बताई, और मैं अपने दर्शकों को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको शेयर जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपकी शादी तो सुधरने वाली है, इसके अलावा जो नए बच्चे हैं उनकी भी शादी में उन्हें कुछ न कुछ तो लाभ होगा, और जिनकी शादी में कुछ अड़चने आ रही हैं उनको भी इससे लाभ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो। नमस्कार।